Hello students, let us start chapter 4 of supplementary reading, that is Gandhiji as a coolie barrister in Africa. Gandhiji left for Durban to plead the Seth Abdullah's civil suit, and as the ship was packed and as all the berths were booked, the captain gave Gandhiji a berth in his own cabin. So अब वो दरबान के लिए निकल रहे हैं. दरबान का है अफ्रीका में. सेठ अब्दुल्ला की जो केस है इसकी सुनवाई के लिए और साल भर वहां रहने वाले हैं. ठीक है, जैसे ही वो शिप में बैठे ऑलरेडी सारी जो सीट्स थी वो बुक थी, इसलिए कैप्टन ने उन्हें गांधी जी को अपने कैबिन में एक जगह दे दी. सो ही मेड फ्रेंड्स विद गांधी जी एंड दे प्लेड चेस एवरी डे. वो गांधी जी के साथ काफी, कैप्टन जो थे गांधी जी के साथ काफी अच्छे दोस्त बन गए और वो रोज चेस खेलते थे. ही हेल्प गांधी जी टू बिकम अ गुड चेस प्लेयर. उन्होंने गांधी जी को एक गुड चेस प्लेयर बनने में हेल्प की. द शिप रीच दरबान. तो अब शिप जो है वो दरबान पहुंच गई है. द पोर्ट ऑफ नैपटाल इन मे. कब पहुंच गए? मई में. सो देयर एट द टाइम, उस टाइम ऑफ लैंडिंग, ठीक है, लैंडिंग के टाइम पर गांधी जी सो दैट द यूरोपियंस डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द इंडियंस. तो उन्होंने देखा गांधी जी ने कि जो यूरोपियंस हैं, ठीक, वो इंडियंस के सामने क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उनके सामने, यानी कि काला और गोरा का जो है वो फर्क करते हैं वो लोग. ठीक है, तो काफी डिस्क्रिमिनेशन वहां पर होता है. अमंग द इंडियन बिजनेसमैन इन साउथ अफ्रीका मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी. ठीक है, सो इंडियन बिजनेसमैन अगर काउंट किया जाए तो ज्यादातर उस बिजनेसमैन में जो इंडियंस है वो कौन है? मुस्लिम्स है. ठीक है, हिंदूज है एंड पारसीज एंड क्रिश्चियन बीइंग इन माइनॉरिटी. ठीक है, सो ज्यादातर यहाँ कौन है? मेजोरिटी में अफ्रीका मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी. मुस्लिम्स मेजोरिटी में है. देन हिंदूज है. ठीक है, हिंदूज, पारसीज एंड क्रिश्चियन ये किस में है? माइनॉरिटी में. सो जो बिजनेसमैन बाहर है उनमें ज्यादातर मुस्लिम है और हिंदूज, पारसीज एंड क्रिश्चियन किस में है? माइनॉरिटी में है. ठीक है, कम है. द यूरोपियंस ट्रीटेड द इंडियंस विद डिसरिस्पेक्ट. बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते थे, काफी नीच नजरों से देखते थे वो लोग इंडियंस को. दे वर कॉल्ड ब्लैक कुलीज. उन्हें क्या कहा जाता था? ब्लैक कुली कहा जाता था. ऐसे क्या करने? नीचा दिखाने के लिए. ठीक है, इवन इन कोर्ट पेपर्स दिस टर्म वॉज यूज्ड एज एन एपेलेशन टू इंडियन नेम. सो जब भी किसी इंडियन के खिलाफ कुछ केस भी होता था तो उनमें भी वहां वो लोग यानी कि कोर्ट में भी, जबकि कोर्ट में ऐसा होता है कि किसी के खिलाफ या किसी को उल्टा सीधा आप नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंडियंस के लिए वो लोग ब्लैक कुली वर्ड कोर्ट में भी अगर कुछ अपील कर रहे थे तो भी वहां वो लिख देते थे और वहां पे ये चलता था. To avoid humiliation, Indian Muslims started saying that they were Arabs. So ये जो है डिस्क्रिमिनेशन था, इससे बचने के लिए, ठीक है, ये जो रोज रोज का जिल्लत सहनी पड़ती थी उससे बचने के लिए जो वहाँ के इंडियन मुस्लिम्स थे वो लोग अपने आप को अरब्स बताने लगे ताकि ये उन लोगों को इतना डिस्क्रिमिनेशन और इतना ह्यूमिलेशन फेस ना करना पड़े. पारसीज वुड कॉल देमसेल्फ पर्शियंस. और पारसीज थे वो बेचारे अपने आप को पर्शियंस बताने लगे. ठीक, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ हाउ इंडियंस रीच साउथ अफ्रीका. तो एक पुरानी हिस्ट्री है कि इंडियंस जो है वो साउथ अफ्रीका पहुंचे कैसे. सो जब यूरोपियंस जो है वो वहां पर अफ्रीका में सेटल हो रहे थे तो उन्हें वहां पे काम करने वाले वर्कर्स की जो कि फील्ड और माइंस में काम कर सके ऐसे वर्कर्स की जरूरत पड़ी. ठीक है, लेकिन जो वहां पे जुलूस थे यानी अफ्रीकन के नेटिव्स थे जो वहाँ के लोकल लोग थे, ठीक है, वो काफी या डल लोग थे, आइडल बाय नेचर. वो कुछ नहीं करना चाहते थे, कोई काम करना उन्हें पसंद नहीं था. डिड नॉट लाइक टू वर्क एज लेबर. ठीक है, तो वो लोग बिल्कुल भी यहाँ पे लेबर की तरह काम करना पसंद नहीं करते थे. सो उन्हें क्या दिखाई दिया? इंडिया दिखाई दिया. ठीक, क्योंकि इंडिया में बहुत गरीब लोग हैं तो वहां से वो लोग काफी आसानी से उन्हें ला सकते हैं, तो इसलिए वो इंडिया की तरफ रुख किया उन्होंने. ठीक, दे न्यू द पुअर इंडियन लेबर वुड सर्टनली एग्री टू वर्क देयर. क्योंकि वो पैसे का लालच देते ही इंडियन जो पुअर वर्कर, लेबर वर्कर्स है वो आ जाएंगे, ये वो जानते थे. सो द ब्रिटिश कॉलोनीज रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेंड लेबरर्स. और इसलिए उन्होंने ब्रिटिश
गवर्नमेंट से हेल्प मांगी कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश कॉलोनीज जो कि वहां राज करी थी इंडिया में, उनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प मांगी कि वो कुछ वर्कर्स को यहाँ भेज दें। द कॉलोनीज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो उन्होंने एक गवर्नमेंट, इंडिया के गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। और उसमें टर्म्स था, टर्म ऑफ एग्रीमेंट दैट द इंडियंस वुड वर्क देयर फॉर 5 years, यानी कि 5 साल तक काम करेंगे, उससे पहले वो रिटर्न नहीं हो सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दे वुड हैव एन ऑप्शन आइदर टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू, और जब पीरियड यहाँ पे 5 साल का पीरियड खत्म होगा तो उसके बाद उनके पास ऑप्शन होगा कि वो वापस जाना चाहते हैं या तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना चाहते हैं, ठीक। इट वॉज प्रॉमिस्ड दैट दे वुड बी पेड मनी फॉर देयर सी जर्नी, और ये भी प्रॉमिस किया गया था कि वो जो उनको लाया और ले जाया जाएगा, ठीक है, उसके लिए उन्हें पैसा दिया जाएगा, ठीक है, उन्हें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। अनदर टर्म ऑफ द एग्रीमेंट वॉज दैट इफ दे वांटेड टू सेटल डाउन, दूसरा टर्म ये था कि अगर वो वहां बसना चाहते हैं इन साउथ अफ्रीका में, सो उन्हें लैंड भी दिया जाएगा, और द कॉस्ट ऑफ विच वुड बी इक्विवेलेंट टू द सी फेयर, जो कि उनके जो सी फेयर का चार्जेस होगा, जो कि उनके समुद्र के रास्ते से आने जाने का जो भी चार्जेस लगता था उसी के बराबर का होगा चार्जेस, ठीक है। तो अगर वो पे कर देते हैं तो उन्हें लैंड मिल जाएगा और वो वहां रह भी सकते हैं। Those who went to South Africa under this agreement came to be known as गिरमिथियास। सो जो इस एग्रीमेंट के द्वारा वहां पर साउथ अफ्रीका में गए तो उन्हें गिरमिथियास कहा जाता था। द फर्स्ट बैच ऑफ दिस लेबर रीच्ड देयर इन 1860, तो 1860 में फर्स्ट बैच वहां पर पहुंच गई। लेटर ऑन इंडियन बिजनेसमैन ऑल्सो स्टार्ट कमिंग इन, धीरे धीरे अब यहाँ पर इंडियन बिजनेसमैन भी आना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है, यानी कि इनके साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टेकन एश्योरेंस फ्रॉम दिस कॉलोनीज दैट देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। सो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे उनसे प्रॉमिस लिया था, एश्योरेंस लिया था कि वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगी इंडियंस के अगेंस्ट, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। नॉर वुड बी दे बी ट्रीटेड एज सेकेंड रेट सिटीजन, और नहीं कि उन्हें सेकेंड रेट सिटीजन, यानी कि उनको वहां अफ्रीका के सिटीजन्स के बराबर ही समझा जाएगा, सेकेंड रेट सिटीजन नहीं समझा जाएगा, कम दर्जे का सिटीजन नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें सिर्फ एग्रीमेंट में थी, ठीक, लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं किया, सिर्फ वो बुलाना चाहते थे लेबरर्स, इसलिए उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया। In 1858, Queen Victoria had declared that Indian would enjoy all those rights that had been given to other people of the British Empire. So ये हमने SST में भी पढ़ा है कि क्वीन विक्टोरिया ने काफी सारे डिक्लेरेशन दिए थे, लेकिन कोई भी डिक्लेरेशन फॉलो नहीं किया गया, वो सारी चीजें सिर्फ पेपर पर रह गई थी। उन्होंने कहा था कि जो साउथ अफ्रीकन के लोग हैं, जो जितने राइट्स वहां पे वो एंजॉय करते हैं अफ्रीका के लोग, उतना ही इंडियन जो वहां पर है वो भी एंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। द इंडियंस वेंट नॉट ओनली टू नताल बट ऑल्सो टू ऑरेंज फ्री स्टेट, द ट्रांसवाल, ठीक है, तो वो सिर्फ नताल नहीं गए, उसके अलावा ट्रांसवाल एंड द केप, सम ऑफ देम टू बिजनेस। सो ये अलग अलग जगह पर धीरे धीरे फैलने लगे, और कुछ ने तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया अफ्रीका में। दिस इंडियन वर्क वेरी हार्ड देयर एंड टुक टू एग्रीकल्चर। इंडियंस तो वैसे भी काफी हार्ड वर्किंग थे, तो उन्होंने काफी मेहनत की साउथ अफ्रीका में, ठीक है, और कुछ ने अपनी जमीन भी बना ली, ठीक, कुछ ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। सो अब उन्होंने अपनी जो जमीन ले ली थोड़ी बहुत, उसमें एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, और वो उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अदर क्रॉप्स भी लगाने लगे, ठीक है। वो अपने जो प्रोड्यूस होता था उसे काफी कम रेट में वहां पे सेल करते थे और काफी प्रॉफिट भी कमा लेते थे। सो ये जो गोरे लोग थे वहां के, उन्हें ये जो इंडियन की तरक्की थी वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी, ठीक है। हेंस दे गॉट प्रेजुडाइज्ड एंड प्रेस्ड देयर गवर्नमेंट। सो वो लोग क्या कर रहे थे, अपने गवर्नमेंट पे प्रेशराइज कर रहे थे ताकि वो लोग कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दे, यहाँ के वो जो इंडियंस वहां पे बस रहे हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाए उनके अगेंस्ट, और उन्हें ये सब जो प्रॉफिट है वो कमाने ना दिया जाए।
गांधी जी हैड टू फाइट हार्ड अगेंस्ट दिस प्रेजुडाइज। सो यहाँ पे जो इस तरीके का ये यहाँ पे जो भेदभाव हो रहा था, ठीक है, तो इसके खिलाफ गांधी जी को काफी मुश्किलें आने वाली थी लड़ने के लिए। ही हैड कम देयर टू स्टे फॉर ए ईयर। वो वहां पे सिर्फ 1 साल के लिए रहने आए थे। सो डेट ही कुड प्लीड एंड कंक्लूड सेठ अब्दुल्ला केस, ताकि वो अब्दुल्ला के केस को फाइनली जिता के वहां से जा सके, ठीक है। बट द सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड हिम टू स्टे देयर फॉर 21 ईयर्स। लेकिन ऐसे कुछ वहां के हालात देख के उन्हें वहां पर 21 सालों के लिए रहना पड़ गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही इंसेंटली फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द इंडियंस। सो इस पीरियड ये 21 सालों तक जो वो वहां रहे तो उसके वहां पर वो इंडियंस के लिए लड़ते रहे। इट वॉन्स इन 1940 दैट ही फाइनली लेफ्ट साउथ अफ्रीका। और फिर वो वहां से 1914 में लौटे। देयर वर द कंडीशन दैट प्रिवेल्ड ऑल ओवर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ऐसी ही कंडीशंस वहां पे पूरे साउथ अफ्रीका में, यानी पूरा डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा हो रहा था, इंडियन को प्रेशराइज कर रहे थे, ठीक है, और वो परेशान किया जाता था ताकि वो प्रॉफिट ना कमा सके, वहां रह ना सके, ठीक। Having learned about these conditions, now we shall learn about the experiences Gandhiji had and the work he did there. So, गांधी जी ने वहाँ जो एक्सपीरियंस किया उसको कैसे लड़ा, किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, क्या क्या एक्सपीरियंस किया और किस तरीके से काम किया, वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे।